Good evening, friends. I hope you all are doing good, and as usual, you are preparing well for your prelims examination of the UPSC CSE 2026. So, we have completed question paper 2021, 2022, 2023. Today, we are starting with question paper of CSE prelims 2024. Okay, so you know that we are analyzing the PYQs, solving them, and I am also teaching you the tricks and common sense which you can use in your prelims examination, which can help increase your score by at least 30 to 40 marks. So as usual, let's start with question number 1 here, and this is set A, by the way. Okay, set A. So those some of you may be new to this series, so let me tell you कि you have to stop this video for 10 seconds and think if you were in the examination hall, then which of the following you would have marked correctly. Okay, then you will see कि how I am marking it correctly. Okay, and time to time I will tell you the tricks, and those tricks you have to note down in your separate copy. ठीक है, so let's start with question number 1. So this is question number 1. Statement 1, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. See, this is from the geography. Okay, and it is purely knowledge based question, so you should be knowing that atmosphere is heated more not by incoming radiation, rather by terrestrial radiation. ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है हमारा. तो सनरेज यहाँ से आती हैं, ठीक है, और ये स्ट्राइक की, तो इसके वजह से तो थोड़ा तो इसके वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा हीट करेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं करता है इन कंपैरिजन टू दैट रेडिएशन दैट ये रिफ्लेक्ट करके जो वापस जाता है. इसके वजह से जो मतलब एटमॉस्फेयर हमारा वार्म होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ये वाला हो गया गलत, ये उल्टा बोल रहा है. अगर आपको सिर्फ इतना ही पता है देन ऑल्सो यू वुड हैव मार्क्ड इट करेक्टली, बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ओनली इन वन ऑफ द ऑप्शन, सो आंसर विल बी डी here. Okay, so this is the answer. This is how you could have marked this question correctly even by cancelling out only statement 1. statement 2 कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पहला वाला आप गलत कर दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स. नॉलेज बेस्ड. ठीक है, तो कह रहा है ट्रोपोस्फेयर हमारी है वो इक्वेटर पे जो उसकी थिकनेस होती है इट्स मच ग्रेटर देन टू द पोल्स. ट्रू. At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents. True. And also this is the reason, statement 2 is the reason for the statement 1 to be correct. ठीक है, तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा. देखो ये बोल क्या रहा है, जैसे अर्थ है हमारी, ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे ये अर्थ हो गई मान लो, तो ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे अपने पोल्स होते हैं. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फेयर होगी ना, उसकी जो हाइट होगी सॉरी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दैट एट पोल्स. ट्रू, ये ट्रू. और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे सनलाइट ज़्यादा रिसीव होती है. सनलाइट ज़्यादा रिसीव होगी तो अर्थ हमारी गर्म होगी, उसकी वजह से रेडिएशन होगा. जब अर्थ जो गर्म होगी तो उसके पास जो एयर होगी ना वो हीटअप होगी तो आपको यू नो कि वार्म एयर राइजेस अप, तो थोड़ा ऊपर तक जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, थिकनेस एटमॉस्फेयर की ज़्यादा हो जाएगी. बल्कि पोल पे क्या होता है, पोल पे ठंडा होता है तो कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर नीचे रहेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. तो फिर थिकनेस जो होगी एटमॉस्फेयर की वो कहाँ ज़्यादा होगी, वो इक्वेटर पे ज़्यादा होगी. यही वो बोल रहा है और यही इसका रीजन है. ठीक है, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर टू पोल्स बिकॉज एट द इक्वेटर ही इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाई स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट. सो बोथ आर correct and statement second is correct explanation for the statement number 1. ठीक है, तो this is how I teach you concepts also here. It is not only about solving the PYQs or only about tricks, it is about telling you the concepts also. तो जिसके कंसेप्ट थोड़े वीक हैं वो भी यहाँ पे थोड़ा काम हो जाएगा. ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा. और प्लीज़ वही लोग वीडियो को देखें जो लास्ट तक बैठ पाएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 40 से 50 मिनट नहीं बैठ सकते तो आप फिर एग्जामिनेशन हॉल में कैसे बैठोगे 2 घंटे का पेपर देने प्रीलिम्स में और मेंस में 3 घंटे का. ठीक है, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए और बैठने की क्षमता होनी चाहिए, और नहीं है तो डेवलप करो. अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, अब तो 10-12 घंटे पढ़ने का टाइम चल रहा है क्योंकि प्रीलिम्स, इससे कम जो पढ़ रहा है तो वो भूल जाना प्रीलिम्स के बारे में. फिर नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. जो वॉल्केनो होता है वो इरप्ट करता है तो उनमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं. ठीक है, प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम ज्योग्राफी. पायरोक्लास्टिक
डेब्रिस, एस एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, सारे के सारे ठीक है, सारे के सारे ठीक है. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फ्रेंसेस फॉर आइसोथर्मल मैप्स. ओके, आइसोथर्मल आपको पता है ना, व्हाट आर द आइसोथर्म्स. आइसोथर्म्स आर द लाइंस, इमेजिनरी लाइंस कनेक्टिंग टू एरियाज ऑफ सेम टेम्परेचर. थर्मल मतलब क्या होता है, टेम्परेचर. आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. सो these are imaginary lines on the map connecting the two areas or more areas of same temperature. ठीक है, ये होता है आइसोथर्मल मैप्स. तो कह रहा है कि इसमें से आइसोथर्मल मैप्स जो हैं वो जनवरी में किस साइड डेविएट करेंगे, आपको देखना है बेसिकली. आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट. ये ठीक है, प्योर स्टैटिक बेस्ड है. प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स गल्फ स्ट्रीम. देखो अब एक बात समझो, अगर आपको ये वाला पता नहीं होता ना, फर्स्ट वाला, अगर इफ़ यू नो ओनली सेकंड वन देन ऑल्सो यू कुड हैव मार्क्ड करेक्ट, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द कोल्ड करंट गल्फ स्ट्रीम, एंड यू नो कि गल्फ स्ट्रीम इज नॉट अ कोल्ड करंट, इट इज वार्म करंट, वार्म ओशनिक करंट. तो ये कैंसिल हो जाएगा. एंड यू नो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, सॉरी या यहाँ पे सिर्फ एक से नहीं होगा. आपको मुझे लगा ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 वाला, वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है, सॉरी. सो इसमें सेकंड वाला तो हो गया गलत और फर्स्ट वाला हो गया ठीक. तो इसका आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट. ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता, क्वेश्चन में बन के जैसा, तो आपको फिर सेकंड वाला ही कैंसिल आउट करके आपका आंसर आ जाता है इससे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. ओके, प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये. ठीक है, कोट दिवोरे एंड घाना, दीज आर द टू लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. देखो, one thing I had told you earlier also, UPSC focuses on such questions which are world's largest producer. largest पे फोकस करेगा या सेकंड लार्जेस्ट पे फोकस करेगा. तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री किस चीज़ पे है. और इंडिया का तो खासकर, इंडिया का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडिया जिसमें टॉप पे या टॉप 2 में है, वो चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि गूगल कर लीजिएगा, चैट जीपीटी यूज़ कर लीजिएगा. ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे भी देख लीजिएगा कि और भी कंट्रीज कौन से फर्स्ट नंबर पे हैं. ठीक है, तो कोकोआ का यहाँ पे देखो पूछ लिया इसने. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्योर और रिवर सिस्टम से है. विद रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर्स ज्वाइनिंग गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. पूछ रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेंस इज द करेक्ट. तो वेस्ट टू ईस्ट जब आप जाओगे तो इसमें से कौन सा सिक्वेंस ठीक होगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज को लेके. ठीक है, तो इट इज़ गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी. गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी. ठीक है, ये वाला ठीक है. तो प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. ये देखो, ये थोड़ा नया ट्रेंड था कि इसमें 3 स्टेटमेंट आए. ठीक है, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. वन ऑफ द रीजन्स. तो ट्रिक अपने काम कौन से करेगी, इट इज़ लूज लैंग्वेज. So scope is high. If language is loose, then scope is high for the statement to be correct. So rainfall is one of the reasons for weathering of the rocks. True. Rainwater contains carbon dioxide solution. Yes it does. कैसे, देखो कॉमन सेंस लगाओ. यहाँ पे रेन आ रही है, एटमॉस्फेयर पार करके आएगी. एटमॉस्फेयर में सारी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. जब एटमॉस्फेयर होके आ रही है तो कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगी ना इसके साथ में, मतलब इसमें मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी. तो यस, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन. रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. यस, ऑक्सीजन भी तो है ना एटमॉस्फेयर में, तो वो भी वहाँ पे होगी. 21% के करीब तो ऑक्सीजन ही है ना. ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा. अब वो क्या बोल रहा है, देखो, बोथ स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1. बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम. ये देखो, तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. देखो कैसे, स्टेटमेंट सेकंड, ये तो पता है आपको तीनों स्टेटमेंट सही हैं. अब वो बोल रहा है कि सेकंड और थर्ड सही तो हैं, वो दे आर ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी स्टेटमेंट नंबर 1. मतलब रेनफॉल जो है वो वेदरिंग ऑफ द रॉक्स क्यों करती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, एंड दे हेल्प इन द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द रॉक. और जब ऑक्सीडाइजेशन होगा तो उसका वेदरिंग भी होगा. तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करेंगे. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया. हाउ मेनी ऑफ द कंट्रीज हैव बॉर्डर विद द नॉर्थ सी. देखो, अब मैं आपको एक बार बताता हूँ. देखो,
जो मेन सीज़ हैं, ठीक है, ओशंस हैं और आपकी स्ट्रेट्स हैं, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और हाँ, और ये करंट्स, ओशन करंट्स, देखो ओशन करंट्स जो है ना, इस पे क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में भी पूछेगा और मेंस में भी पूछेगा। तो क्या ओशन करंट्स में आपको क्या करना है, सिर्फ आप कोल्ड करंट्स को याद कर लो। आपको पता है कोल्ड करंट्स होते हैं, वार्म करंट्स होते हैं। कोल्ड करंट्स के सिर्फ नाम याद कर लो, जो करीब 10 हैं, बाकी जितने भी बचे हैं वो सारे वार्म करंट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोल्ड करंट्स के आप नाम याद कर लो। और यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ कि ये सीज़ है, ओशंस है, ये किस किस को कनेक्ट करती हैं, स्ट्रेट है, ये कौन कौन से सीज़ को कनेक्ट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी अब मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ये जो है ना, इनको याद करने का एक तरीका है, सीज़ को, ओशंस को, इसकी ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो मैंने ऑलरेडी ये ट्रिक्स बना के रखी हैं इसके रिगार्डिंग, एंड आई विल शेयर द पीडीएफ, आई विल शेयर द पीडीएफ। बट कंडीशन ये है कि मैं पीडीएफ उसको ही शेयर करूँगा जो ये वाली वीडियो पूरी देखेगा। और अगली वाली वीडियो में, इससे अगले जो वीडियो में डालूंगा, अगला लेक्चर डालूंगा, उसमें जाके उस पूरी वीडियो को कंप्लीट करेगा और फिर जाके वहाँ पे कमेंट करेगा कि सर आई हैव वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, ठीक है। जो अगली वाली वीडियो में कमेंट करेगा और वो फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर दे वो बंदा, आई विल शेयर द पीडीएफ विद दैट पर्सन। अब मैं बताता हूँ नॉर्थ सी में कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, उसकी एक ट्रिक मैंने बनाई थी। उसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, सेंड गन्स टू बीएसएफ, सेंड गन्स, ये जी यू छोटा है यहाँ पे, गन टू बीएसएफ। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ नॉर्थ सी को करती हैं बॉर्डर, स्वीडन, इंग्लैंड, और यहाँ पे नीदरलैंड, और यहाँ पे डेनमार्क, ठीक है, और जर्मनी, नॉर्वे, और बेल्जियम, स्कॉटलैंड, फ्रांस, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी करती हैं, अब यहाँ से मैं देख लूँगा, मैं यहाँ पे देख लूँगा, तो यहाँ पे कौन कौन सी करेंगी, जर्मनी करेगी और नॉर्वे करेगी, ठीक है। तो ओनली 2 कंट्रीज़ आर बॉर्डरिंग नॉर्थ सी। और सी से हर बार एक नया क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो पूरा, ठीक है, और अगली वाली वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे जाके, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। आप मेरे को पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम जो पर्सनल अकाउंट है उस पर मैसेज कर दिएगा, शर्मा_अभिषेक_98, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, सो देखो, दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम कि 3 थिंग्स वर देयर इन द मैच द कॉलम एंड यू हैव टू मैच इट, ठीक है। ये तो थोड़ा टफ टाइप साइड में ये पेपर था इस वजह से। तो धुरंधर वाटरफॉल, मालवा, नर्मदा, इट इज़ नॉट इन मालवा, इट इज़ इन अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक रीजन। सी इट वॉज द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली। हुंद्रू, छोटा नागपुर, सुवर्णरेखा करेक्ट, गैरसोपा, वेस्टर्न घाट्स, नेत्रावती इनकरेक्ट। देखो नेत्र, इट इज़ नॉट ऑन द रिवर नेत्रावती, इट इज़ ऑन द रिवर श्रावती, और गैरसोपा, देखो दे वांटेड टू कंफ्यूज यू, उन्होंने उसका नाम गैरसोपा दिया, इसका दूसरा नाम क्या था, जोग। अगर जोग आपको पता होता ना तो शायद आप इसको मतलब सही तरीके से मार्क कर देते, लेकिन उन्होंने जानबूझ के गैरसोपा दिया। तो ऐसे भी कोई भी चीज़ उसका दूसरा नाम भी है ना, तो वो नाम भी प्लीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट हियर, ओनली 2 इज़ करेक्ट हियर, एंड सो योर आंसर विल बी ओनली 1 हियर, ठीक है, सिर्फ एक स्टेटमेंट, ठीक है। और ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे इस साल। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 10 रीजन दे रखा है, नेम ऑफ द माउंटेन दे रखा है और किस टाइप का माउंटेन है ये दे के रखा है। तो वो बोल रहा है बोजिस जो है वो सेंट्रल एशिया में है। भाई ये सेंट्रल एशिया में नहीं है, ये है यूरोप में बोजिस माउंटेन, ठीक है। और ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, दूसरी बात ये है ब्लॉक माउंटेन। अगर आपको इन दोनों में से एक भी फैक्ट पता होता ना तो आप इसको इनकरेक्टली मार्क कर देते, ठीक है। मतलब आप इसे, आपको पता होता कि ये गलत है तो आप इसको कैंसिल आउट कर देते। अल्प्स है, अल्प्स तो आपको पता होना चाहिए कि अल्प्स ब्लॉक माउंटेन नहीं है, अल्प्स आर द फोल्ड माउंटेन्स, तो ये भी गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अपलेचियन, yes they are North America and they are fold mountains. Andes, yes they are South American fold mountains. तो only 2 are correct here, only 2 are correct, ठीक है। Now coming to the question number 11, they have given the these airports basically, and it is saying in the recent past which of the above have been constructed as greenfield projects। देखो प्रोजेक्ट्स होते हैं दो तरीके के, ग्रीनफील्ड मतलब वहाँ पे कुछ नहीं था, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, वहाँ पे पहले कुछ नहीं था, सो यार स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। दोस्तों होता है ब्राउन फील्ड कि पहले से वहाँ पे कुछ था, यू हैव जस्ट बिल्डिंग अपॉन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब वहाँ पे पहले से एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो विजयवाड़ा में पहले से एयरपोर्ट था, तो ये वाला आप कैंसिल आउट कर देते तो ओनली 1 और 2 इसका आंसर हो जाता।
धोनी पोलो एयरपोर्ट एंड कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे ये पहले से नहीं थे, तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हैं, और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ अ ब्राउन फील्ड, और ये पूछ रहा है कि ग्रीन फील्ड कौन सा है। तो विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, वाटर वेपर इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, भाई ये ठीक है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड है। देखो H2O ये गैस, ये हो गया वाटर वेपर। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो सारी गैसें कम होती जाती हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर भी कम होती जाएगी। ठीक है, कंसनट्रेशन भी कम होती जाएगी। तो इट इज़ ट्रू। इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट द पोल्स, इट इज सेइंग इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। अब बताओ ये ठीक होगा या फिर गलत होगा, सोचो एक बार। ये गलत होगा भाई, क्यों? क्योंकि अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा है जो कंसंट्रेशन होती है इन गैसेस की वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, थिकनेस जो होती है कहाँ पे, थिकनेस या कंसंट्रेशन एक ही बात होगी यहाँ पे। तो वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, पोल्स में नहीं होती है। तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखो एक ही कंसेप्ट में दो क्वेश्चन आए हैं, तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट, क्योंकि ये ठीक पूछ रहा है, ठीक कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, एक ही कंसेप्ट पर दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको एक पता है तो दोनों ठीक कर दोगे, और गलत हुआ तो दोनों ही गलत कर दोगे। फिर कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। रेंज की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि टेम्परेचर की मान लो कि 11 से 20 डेली मतलब वेरी कर रहा है। एक है कि भाई टेम्परेचर 30 से 35, तो रेंज किसकी ज़्यादा हुई, वेरिएशन की इसकी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो इसकी रेंज की बात कर रहा है। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज लो, प्रिसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अगर अब इन दो को आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई ये जो बता रहा है तरीका, मतलब जो ये करेक्टरिस्टिक्स दे रहा है वो आपको लगेगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट की दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे। लेकिन अगला स्टेटमेंट देखो, कह रहा है प्रिसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 टू 250 सेंटीमीटर। भाई एवरग्रीन में इससे ज़्यादा होता है। एवरग्रीन में तो 200 से 300-400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। तो ये यस हाँ, इक्वेटोरियल मतलब एवरग्रीन, तो ये इक्वेटोरियल तो नहीं है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था मैरीन बेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। थोड़ा पीछे साउंड आ रहा है प्लीज़, ठीक है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। तो इसका जो था आंसर वो था मैरीन बेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14 विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स आप लोगों को पता है, ठीक है, एंड इट हैपन्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। ट्रू, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। ठीक है, जो देखो अर्थ है ना, अर्थ का ही सेंटर है, यहाँ से जितना दूर आप जाते जाओगे कोरियोलिस फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। सो इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, मीन्स बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा 14 का। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। ऑन जून 21 एवरी ईयर, आपको पता होगा कि जून 21 जो होता है ना वो नॉर्थन हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट डे होता है। और जून 21 पे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, अगर आपको पता हो। ठीक है, पहले भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे थीम्स रिपीट होती हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पी इसको करके जाना है। सो ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस द सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स। अब बताओ, ये हो गई अर्थ, ये इक्वेटर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सॉदर्न हेमिस्फीयर। तो जो जून में जो सन होता है वो कहाँ पे होता है? ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ आपका कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो हमारा सन होता है ना वो यहाँ पे होता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून में 21 जून में। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एरिया होगा जो सनलाइट को एक्सपीरियंस करेगा फॉर मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, तो वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा वही करेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करेगा, इक्वेटर तो नहीं करेगा, वो 0 डिग्री पे। कैप्रिकॉन जो साउथ में वो भी नहीं करेगा, आर्कटिक सर्कल करेगी। 2 and 4 आर दी करेक्ट। ठीक है, 2 and 4 आर दी करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू विल यूज योर बेसिक नॉलेज टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड्स विच होल्ड्स अबाउट 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on global climate. Which of the following denotes that region? अब एक बार बताओ, इसका आंसर है कॉन्गो बेसिन। और ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले ही वीडियो में, पिछले या उससे पिछले वीडियो में ही मैंने कॉन्गो बेसिन पे आप लोगों को बोला था। क्वेश्चन ऑलरेडी कॉन्गो बेसिन पे था और मैंने बोला था कि भाई कॉन्गो बेसिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है, रिवर बेसिन है। ठीक है, और देखो कॉन्गो बेसिन पे इस बार क्वेश्चन आ गया।
दैट्स वाई आई एम सेइंग कि सम व्हेन यूपीएससी हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन देन यू शुड नो। अगर उसने ऑप्शन में भी दे दिया ना कोई भी चीज़, तो वो अगला क्वेश्चन उस ऑप्शन पे बना सकता है, क्योंकि दैट इज़ ऑलरेडी देयर इन देयर क्वेश्चन बैंक। तो जब मैं बोलता हूँ किसी चीज़ पर रिसर्च कर लो, तो भाई रिसर्च कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसमें किकोरी बेसिन और रियो दे ला प्लाटा बेसिन, इन पे थोड़ी सी रिसर्च कर लो, बेसिक चीज़ें इसके बारे में लिख लो, कहाँ पाया जाता है और क्या इसके बारे में यूनिक चीज़ें हैं। तो प्लीज़ ये रिसर्च करके चलो साथ साथ में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम। ये भाई प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 50-50 हम इसमें कर देंगे। विद रेफरेंस टू पर फ्लोरो एल्काइल एंड पर फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस that are used in making many consumer products, consider the following statement. PFAS are found to be widespread in drinking water, food package materials, ठीक है। ये अपना ठीक है स्टेटमेंट, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। PFAS are not easily degraded in the environment, not easily degraded in the environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in the animal bodies. अब एक बार बताओ, ये देखो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे आर गोइंग विद ईच अदर। कैसे? ये कह रहा है वो इजीली डिग्रेड नहीं होता इन्वायरमेंट में, और ये कह रहा है कि बायो अकोमुलेशन हो जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। बायो अकोमुलेशन तभी हो सकता है जब वो चीज़ इजीली डिग्रेड ना हो, तो ये दोनों को दोनों तो ठीक होंगे ही होंगे। अगर आप दोनों को दोनों ठीक कर लेते ना 2 और 3, तो ये वाला आप काट देते, ये काट देते, 50-50 तो आप कर ही लेते, ठीक है। 50-50 तो इन दोनों में आप कर ही देते वैसे कॉमन सेंस लगा के। तो दिस इज हाउ ट्रिक्स विल बी यूजफुल। और जो उसका आंसर है 1, 2 और 3, क्योंकि फर्स्ट वाला भी ठीक है, ठीक है। तो PFAS क्या होता है, बस ये आप एक बार देख लीजिएगा, जाके गूगल कर लीजिएगा जिस पर कहाँ का यूज़ होता है, बस इतना देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है पैरासिटॉइड स्पेसीज आर फाउंड इन हाउ मैनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पैरासिटॉइड स्पेसीज किन किन स्पेसीज में, किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो भाई ये देखो प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। कैराबिड बीटल्स में पाया जाता है, फ्लाइज में पाया जाता है, वास्प में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओनली 3, ये इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 3। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन शायद मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई पी फैमिली के रिलेटेड ये शायद क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि मैंने बताया है, किसी बच्चों को तो बताया है मैंने, और शायद PYQ में आया भी है, एक बार देख लीजिएगा। अब मेरे को याद नहीं आ रहा, लाइक आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली, ठीक है। अब पी क्या होता है, पी क्या होती है, मटर। मटर का दाना देखा है आपने, कि ऐसे करके होती है मटर, ठीक है, उसके अंदर से दाने निकलते हैं मटर के, खाई होगी मटर, छीले भी होंगी कुछ लोगों ने। तो कह रहा है कि इसकी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता है। अगर आपने देखा है तो ग्राउंड नट, मूंगफली, ये भी ऐसी होती है, ऐसे ही इसकी फैमिली, मतलब ऐसे ही उसके भी, मतलब इसका जो बीज कह लो और इसके अंदर ये फाड़ेंगे हम इसको, तो उसके अंदर ये निकलेगा। व्हेन पील ऑफ दिस देन वी विल गेट दी सीड्स। हॉर्स ग्राम भी ऐसा ही होता है, सोयाबीन भी ऐसी ही होती है। तो अगर आपने मतलब बेसिकली आपने देखे हैं पौधे इन चीज़ों के, तो यू कुड हैव मार्क्ड इट करेक्टली, अदरवाइज तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि इसने बोला था इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्लेज अंडर बर्मिन कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्या है कि एक्ट हो गई थी अमेंड, तो इसने ये नहीं बोला कि अमेंडेड एक्ट के हिसाब से या दिस 1972 एक्ट के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन पर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि आंसर अलग अलग हो रहा था एक्ट के अमेंडमेंट होने से, और ये चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं की थी कौन से के हिसाब से, तो उनको ड्रॉप करना पड़ा यूपीएससी को ये क्वेश्चन। अब देखो ये बड़े इंटरेस्टिंग, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। दी ऑर्गेनिजम्स सिरकाडा, फ्रॉगहोपर एंड पॉन्ड स्कैटर्स आर, ये क्या हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्किप, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कॉमन सेंस यूज़ करेंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कर सकते थे, ठीक है। आपको फ्रॉगहोपर नहीं पता, लेकिन ग्रास हॉपर तो सबको पता होगा ना, टिड्डा, ग्रास हॉपर। अब इसमें कॉमन क्या है, हॉपर, ग्रास हॉपर, फ्रॉगहोपर, फ्रॉग ही तो अलग जा रहा है ना, यहाँ पे ग्रास अलग जा रहा है। टिड्डा तो पता ही है ना, टिड्डा मतलब ये अगर देखोगे भी ना आप इन दोनों की इमेजेस, तो थोड़ा सेम ही है। तो जब फ्रॉग ग्रास होपर है, ग्रास होपर इंसेक्ट है, तो फ्रॉग होपर भी इंसेक्ट होगा, बस इतना कॉमन सेंस लगाना था आपको, क्योंकि ये भी टिड्डा है, ये भी एक तरीके का टिड्डा ही है। इनके पैर भी अगर आप देखोगे ना ऐसे ही, ऐसे मतलब इस तरीके से इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इस तरीके से थोड़ा, ताकि ये लंबी से छलांग मार सकें, जैसे ग्रास होपर होता है ऐसे ही फ्रॉग होपर होता है। तो हॉपर भी आ गया, तो होगा इसका साइंटिफिक कोई मीनिंग भाई, हॉपर का कोई मतलब होता होगा, रूट बट तो सेम ही है ना, तो जब वो भी इंसेक्ट हो तो ये भी इंसेक्ट ही होगा लगभग, तो इस तरीके से भी आप मार सकते हो। तो ये इंसेक्ट ही इसका आंसर था बेसिकली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, इससे सिंपल मैं क्या ही बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 22 से देखो क्या बोल रहा है। मैनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब बताया ना, लूज लैंग्वेज भाई, लूज लैंग्वेज इज देयर, देन
पॉसिबिलिटी इज़ हाई, सही होने की पॉसिबिलिटी, मतलब स्टेटमेंट जो है उसकी पॉसिबिलिटी ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत, मतलब जैसा स्टेटमेंट है उसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो ये ठीक हो गया। अब अगेन मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक एज द गम, बिल्कुल ठीक है, होती होंगी। अब कह रहा है देखो ये तो दोनों ठीक हो गए, अब बात ये है कि क्या सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो कॉज बन रहा है स्टेटमेंट वन का, यस, क्योंकि मैनी च्युइंगम्स कंटेन प्लास्टिक, ठीक है, कह रहा है बहुत सारी च्युइंगम्स में प्लास्टिक होती है। पहला बोला है मैनी च्युइंगम्स फाउंड इन द मार्केट कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक बात है, क्योंकि जब प्लास्टिक है तो प्लास्टिक इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो कुछ बहुत सारी चिंगमों में प्लास्टिक एज अ सोर्स होती है, और जब प्लास्टिक एज सोर्स होती है तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करेगी। तो यस, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, तो ये वाला अपना हो जाएगा ठीक, 22 का ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हाउ मैनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है, तो भाई इसमें कोई सा भी ठीक नहीं है, इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये इस साइड बोल रहा है कंट्री, इस साइड बोल रहा है एनिमल फाउंड इन नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, तो ये जो है इंद्री ना, ये मेडागास्कर में पाया जाता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, और ये जो है अपना इल्क, ये पाया जाता है अमेरिका में पाया जाता है ये, ठीक है, और ये बोनोबो जो है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में पाया जाता है, ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ही हो रही हैं गलत, तो विच ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच, नन, कोई सा भी इसमें करेक्टली मैच नहीं है भाई, सारे के सारे हैं गलत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। और एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा था कि यूएन की जो एजेंसीज़ है ना, यूएन की मेन एजेंसीज और यूएन की रिलेटेड एजेंसीज और वर्ल्ड बैंक की एजेंसीज, प्लीज़ उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ उनके बारे में पढ़ लीजिए, और देख लो यहाँ पे यूएनसीसी ने क्वेश्चन पूछ लिया। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो, इट इज़ नो। सो देखो पहला वाला काट के हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। नाम से यार वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे तो काम करेगा ही ना, टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे, टॉयलेट कॉलेज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इस सारे इनिशिएटिव्स इस ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर करता है एक्शन टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन, कैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, तो दूसरा वाला ठीक होगा ही होगा। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज़ टू ग्रांट फंड्स टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, भाई मेन फोकस नहीं हो सकता, वन ऑफ द फोकस हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन की इतनी फंडिंग देता होगा फिर तो पता होता ना हमको, अब नाम तो सुना नहीं है उसका, वो क्या ही फंडिंग देगा, और एक तो यूनाइटेड नेशन का वैसे ही पार्टनर नहीं है, तो कहाँ से इतने पैसे लेके आएगा कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को फंडिंग देगा, वो भी मेन फोकस, वन ऑफ द फोकस हो सकता था, वन ऑफ द फोकस इज होता तो मान लेते हैं, वो कर मेन फोकस तो भाई पैसे देना नहीं होगा, तो इसको कर देंगे हम कैंसिल ऐसे करके, तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन अबाउट टुडे। अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो, ठीक है, और सजेशन प्लीज़ दीजिएगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में कि कैसा चल रहा है, और अगर आपने आज तक की सारी वीडियो देखी तो प्लीज़ कमेंट कि सर आई हैव वॉच्ड ऑल दी वीडियोज़ टिल नाउ, बड़ी खुशी होगी मेरे को जान के कि हैं कुछ बच्चे ऐसे जो इतने सीरियस हैं प्रीलिम्स को लेकर, एंड दे आर वॉचिंग ऑल दी वीडियोज़, प्लीज़ कमेंट इट कि आई हैव वॉच्ड ऑल दी वीडियोज़ ऑफ द पास्ट प्रीलिम सीरीज टिल नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा, जिसने एनिमल वाले जो चैनल वैनल आते रहते हैं, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, अगर ये देखे होंगे तो उसको पता होगा। लॉयंस डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ये बात है एकदम सही, ठीक है, लॉयंस का एक पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ठीक है, वो किसी भी सीजन में ब्रीड कर सकते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर कैट्स, चीताज डू नॉट रोअर, ये बात भाई सही है, चीता दहाड़ते नहीं है, शेर दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ रहा है, कभी सुना है कि आपने चीता दहाड़ रहा था, शेर दहाड़ता है, ठीक है। अनलाइक मेल लॉयंस, मेल लियोपार्ड्स मतलब तेंदुआ, डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाई सेंट मार्किंग, ये गलत है भाई, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखो एक बार मैं बता रहा हूँ, इवन इन द यूपीएससी इंटरव्यू एक लड़की थी, उससे पूछा गया था कि भाई चीता है, चीता जो है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसने कह दिया टाइगर। भाई ऐसी गलती नहीं करना है, टाइगर एंड चीता आर 2 डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है, चीता, टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, इनमें प्लीज़ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बड़ा मतलब कॉमन सी चीज़ है, पता होनी चाहिए चीज़ें,
ठीक है, बहुत जनरल सी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं है पता तो प्लीज़ गूगल कर लीजिए। और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, और आपके कोई दोस्तों तो उनको भी रेफ़र कीजिएगा प्लीज़। एंड आई एम ऑल्सो रनिंग 1-to-1 मेंटोरशिप। अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए 2026 एंड 2027 के लिए तो वो भी प्रोग्राम चल रहा है। वेयर आई एम पर्सनली मेंटोरिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, सारी चीज़ में कवर रहेंगी, आपका प्लान वगैरह और ये सारी चीज़ें। मिलते हैं कल को 8:30 बजे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।